MBA एजुकेशन में आपका स्वागत है। हम प्रोनाउन देख रहे हैं। प्रोनाउन के चैप्टर में हम प्रोनाउन के प्रकार की बात कर रहे हैं, जहाँ पे हम पहले प्रकार का प्रोनाउन हमने देखा है पर्सनल प्रोनाउन। पर्सनल प्रोनाउन को देखने के बाद हम पर्सनल प्रोनाउन से ही संबंधित रूल देख रहे हैं, जिन पर आधारित एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाते हैं। और अभी तक हमने 11 रूल देख लिए इससे संबंधित। आज हम 12वां रूल देखेंगे। 12वां रूल हमारा जो है, एक वर्ब है वी। इस जो बी वर्ब है, इससे संबंधित हमारा रूल है। तो पहले वर्ब वी के बारे में हमें जानना है। तो उसके पहले हम एक वर्ब ले लेते हैं, इससे इसकी तुलना करते हैं। जैसे हमारा एक वर्ब है राइट। राइट का मतलब होता है लिखना। ये प्रेजेंट फॉर्म, इसका प्रेजेंट रूप है। और इसका जो है, जिसको हम सेकंड फॉर्म, ये फर्स्ट फॉर्म हो गई, सेकंड फॉर्म को बोलते हैं। इसे फर्स्ट फॉर्म बोलते हैं या बेसिक फॉर्म बोलते हैं, वर्ब की बेसिक फॉर्म। ऐसे ही इसी वर्ब का पास्ट रूप जो है, पास्ट फॉर्म जो होता है वो होता है रोट। ऐसे ही इसका पास्ट पार्टिसिपल फॉर्म होता है, या परफेक्ट फॉर्म हम कह लें, क्या हो जाता है, रिटन हो जाता है। तो ये किसी भी बेसिक वर्ब के 3 रूप होते हैं, जिसमें से एक क्या है, एक हमारा है प्रेजेंट को दर्शाता है, दूसरा पास्ट को, तीसरा परफेक्ट पास्ट पार्टिसिपल रूप कहलाता है, और ये परफेक्ट टेंस को दर्शाता है। परफेक्ट टेंस में प्रयोग किया जाता है। अब इसी तरीके से हम देखें, यानी कोई भी हमारी जो वर्ब है वो ये 3 रूपों में होती है। तो अब हम एक वर्ब ले रहे हैं बी। बी का जो है, बी का प्रेजेंट रूप जो होता है, ये वर्ब की बेसिक फॉर्म है। इसको बहुत ध्यान से समझेंगे। वर्ब की बेसिक फॉर्म है बी, लेकिन अगर हम प्रेजेंट में बी को यूज करना चाहते हैं तो वर्ब क्या होगी, प्रेजेंट की, ये प्रेजेंट में इसका रूप हो जाता है इज एम आर। यानी प्रेजेंट में अगर इसे हमें सिंगुलर, थर्ड पर्सन सिंगुलर के साथ यूज करना है तो हम इज का प्रयोग करते हैं। अगर आई के साथ यूज करना है तो एम का प्रयोग करते हैं। और अगर प्लूरल के साथ प्रयोग करना है तो हम इसे क्या प्रयोग करते हैं, आर का प्रयोग करते हैं। ये यानी बी का ही रूप है इज एम आर, जो कि प्रेजेंट रूप है इसका। यानी बी को ही हम प्रेजेंट फॉर्म में इज एम आर लिखेंगे। लेकिन यही पास्ट में आ जाए तो बी का रूप हो जाता है वाज और वर। वाज हो जाता है सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ, और वर हो जाता है प्लूरल सब्जेक्ट के साथ। लेकिन अगर ये, अब ये तो हो गया, हमने प्रेजेंट और पास्ट रूप देख लिया इसका। लेकिन अगर हमें जो है इसे, इसका पार्टिसिपल रूप देखना है, यानी इसका पास्ट पार्टिसिपल रूप देखना है, तो इसका पास्ट पार्टिसिपल रूप इसी से बनता है, वीन करके बनता है, जो कि परफेक्ट टेंस में यूज किया जाता है। यानी कुल मिलाकर हमने ये बात की कि बी का ही, बी इसका क्या है, बी इसका बेसिक फॉर्म है। प्रेजेंट में यूज करना है तो इज एम आर इसी का रूप हो जाएगा। और अगर इसे पास्ट में यूज करना है तो वाज और वर हो जाएगा इसका रूप। और इससे हमें अगर पास्ट पार्टिसिपल रूप यूज करना है तो इसका ये बेसिक फॉर्म से ही बीन बन जाएगा। लेकिन कहीं पे भी हमें जो है, अगर बेसिक फॉर्म वर्ब की, इन ये वर्ब की बेसिक फॉर्म में यूज करनी है तो क्या रहेगा, बेसिक फॉर्म बी ही पड़ा रहेगा। जैसे वर्ब की बेसिक फॉर्म कहाँ यूज करते हैं, जैसे हम फ्यूचर टेंस लिखते हैं, फ्यूचर टेंस में विल या शैल के बाद वर्ब की बेसिक फॉर्म ले आते हैं हम, तो क्या रहेगा, वहाँ पे बी ही प्रयोग होगा। अच्छा, बी का मतलब होता है होना। बी का मतलब होता है होना किसी चीज़ का। तो ये क्या हो गया, जब हमें होने का सेंस देना होगा तो बी को बेसिक रूप में लाएंगे। कब, मॉडल वर्ब के बाद बी प्रयोग हो, सॉरी, मॉडल वर्ब के बाद हमारी बेसिक फॉर्म, वर्ब की बेसिक फॉर्म आती है, तो उसे हम रखेंगे। तब उस केस में ना हम इज, ना एम, ना आर कुछ नहीं रख सकते, तब हम वर्ब की बेसिक फॉर्म बी को ही रखेंगे। ऐसे ही हम जानते हैं कि इन्फिनिटिव जो होता है, इन्फिनिटिव बनाना होता है तो हम प्रीपोजिशन लाते हैं टू, उसके बाद वर्ब की बेसिक फॉर्म लाते हैं, जैसे टू रन हो गया। तो ऐसे अगर हमें ये वाला बनाना होगा तो टू बी हो जाएगा, ये वर्ब की बेसिक फॉर्म रख देंगे। तो जहाँ जहाँ वर्ब की बेसिक फॉर्म रखनी होगी वहाँ पे हम क्या रखें, वहाँ बी रखेंगे, बाकी हर जगह पे क्या रखेंगे। और हम ये जानते हैं कि हमारे इज एम आर, जो हमने ये बताया, इज एम आर, वाज और वर, ये पास्ट के लिए वाज और वर, और ये बीन हो गया। ये सब क्या है, ये बी के ही अलग अलग रूप हैं, बी के अलग अलग ही रूप हैं ये प्रेजेंट में। अच्छा, हम ये देखते हैं प्रेजेंट, जो प्रेजेंट टेंस होता है, प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस होता है, उसमें ये हेल्पिंग वर्ब का काम करते हैं। इसके बाद एक वर्ब आती है
जो आईएनजी के रूप में रहती है, यानी उसका आईएनजी उसमें जोड़ करके उसका जो है जिरंड रूप बना लिया जाता है, तब उस केस में ये हेल्पिंग वर्ब का काम करते हैं। लेकिन ये जो है जब ये अकेले आकर के मेन वर्ब का भी काम करते हैं तब इसे हम इंट्रांजिटिव वर्ब कहते हैं। तो हमारा इंट्रांजिटिव वर्ब के रूप में ये वर्ब आ जाती हैं। ऐसे ये पास्ट कंटिन्यूअस टेंस में ये हेल्पिंग वर्ब के रूप में रहती हैं और मेन वर्ब का भी काम कर सकती हैं। और बीन तो हमारा परफेक्ट टेंस में ही दिखाई देता है। तो ये हमने देखा कि अब हम जान चुके हैं वर्ब, इसे हम कहते हैं वर्ब टू बी, वर्ब टू बी कह ले रहे हैं, क्योंकि बी वर्ब से बना हुआ वर्ब टू बी अगर हम बात कर रहे हैं तो मतलब इसी की बात कर रहे हैं, आप यही समझेंगे। अब हम ये जो नियम देखने वाले हैं, इस नियम में क्या बताया जा रहा है कि ग्रामर का जो रूल है, वैसे हम जानते हैं ग्रामर का रूल क्या है। ग्रामर का रूल है कि किसी भी वर्ब के बाद, हमने ये रूल में देख भी लिया, किसी भी वर्ब के बाद जो अगर नाउन है कोई, किसी वर्ब के बाद, कैसी वर्ब, ट्रांजिटिव वर्ब, अगर कोई ट्रांजिटिव वर्ब है उसके बाद एक नाउन आ रहा है, इस नाउन को हटा करके हम प्रोनाउन का प्रयोग करना चाहते हैं, यानी ये नाउन हमारा कैसा है, ये पर्सनल नाउन है, अगर इसकी जगह हम पर्सनल प्रोनाउन प्रयोग करना चाहते हैं तो इसे हटा करके जो वर्ड लाएंगे पर्सनल प्रोनाउन होगा। क्योंकि ये नाउन देखिए वर्ब के बाद आ रहा है तो ये वर्ब का क्या है, ऑब्जेक्ट है, तो ये ऑब्जेक्ट की जगह पे है। तो हमने जाना था अगर ऑब्जेक्ट की जगह के नाउन को हटा करके हम प्रोनाउन लगाएंगे तो प्रोनाउन का ऑब्जेक्टिव केस लगाएंगे। अगर सी का लगाते हैं सी का हर लगाएंगे, ही का हिज लगाएंगे, ही का हिम लगाएंगे ऑब्जेक्टिव केस, तो ये हम लगाएंगे यहाँ पे। ऐसे ही हमने पढ़ा था कोई प्रीपोजिशन है, कोई प्रीपोजिशन है उसके बाद भी अगर कोई नाउन आता है तो ये क्या होता है, प्रीपोजिशन का ऑब्जेक्ट होता है। तो यहाँ पे भी इस नाउन को हटा करके हम प्रोनाउन लगाना चाहते हैं, प्रोनाउन का कौन सा, चूंकि ऑब्जेक्ट की जगह पे नाउन है तो ऑब्जेक्टिव केस यहाँ पे आना चाहिए। तो ऑब्जेक्टिव केस का प्रोनाउन हम लगाते हैं प्रीपोजिशन के बाद या किसी ट्रांजिटिव वर्ब के बाद। लेकिन यहाँ बात हो रही है इंट्रांजिटिव वर्ब। अभी हमने कहा अगर ये अकेले मेन वर्ब का कार्य करेंगे, इज एम आर, इस बात का ध्यान रखें, इज एम आर वाज और वर, ये अगर अकेले आते हैं मतलब सेंटेंस में आते हैं और ये मेन वर्ब का भी काम कर रहे हैं तो ये इंट्रांजिटिव वर्ब होते हैं। इनको हम वर्ब टू बी कहते हैं, वर्ब टू बी के रूप हैं ये। तो हम देख रहे हैं कि अगर ये अकेले आते हैं और मेन वर्ब का कार्य करते हैं तो इससे संबंधित रूल हम देखने वाले हैं कि भाई अगर इनके बाद कोई भी अगर नाउन प्रयोग कर दिया जाए, जैसे हम कहेंगे इट इज, अगर हमने कह दिया इट इज मोहन, देखिए ये क्या है, ये हमारा वर्ब है, ये हमारा ऑब्जेक्ट नहीं है। यहाँ पे हम ऑब्जेक्ट नहीं कहेंगे क्योंकि क्या है, हमारी ये इंट्रांजिटिव वर्ब है जो कि ऑब्जेक्ट की डिमांड करती ही नहीं है, ये हमारी इंट्रांजिटिव वर्ब है। तो मोहन हमारा क्या हुआ, मोहन हमारा हम कह लें इस सब्जेक्ट का कंप्लीमेंट कह सकते हैं। लेकिन यहाँ हम जो रूल पढ़ रहे हैं यहाँ पे कैसे जानेंगे कि वर्ब टू बी आया है कोई, यानी इज एम आर वाज वर आया है, उसके बाद यदि हम कोई प्रोनाउन उपयोग करते हैं तो वो प्रोनाउन का केस वही होगा जो इस वर्ब टू बी के पहले एक सब्जेक्ट होगा। जो सब्जेक्ट का जो केस रहेगा, यानी सब्जेक्ट जिस केस में रहेगा उसी केस में इधर जो हम प्रोनाउन प्रयोग करेंगे वो भी रहेगा उसी केस में। जैसे हम देख रहे हैं यहाँ पे इस सेंटेंस में अगर बात करें इट इज ही, अगर हम कह दें, हम देख रहे हैं हमारा क्या है, इट जो है, देखिए इट हमारा ये हमारी वर्ब है तो ये किस जगह बैठा हुआ है, सब्जेक्ट की जगह बैठा हुआ है और इट का सब्जेक्टिव केस इट ही होता है, तो ये किस केस में है, सब्जेक्टिव केस में है। तो हम यही कह रहे हैं कि अगर प्रोनाउन, अगर इस वर्ब टू बी के बाद अगर आप प्रोनाउन लगा रहे हैं तो वो भी जिस केस में ये है, ये सब्जेक्टिव केस में है, तो इधर हम ही प्रयोग करने वाले हैं। ही का सब्जेक्टिव केस क्या है, ही है, तो ही रखेंगे हम, या हम हिम ना रखेंगे, हिम नहीं रखेंगे। यानी जो प्रोनाउन लगाने वाले हैं, जैसे हम प्रोनाउन लगाने वाले हैं हिम, लेकिन हिम ना रख करके ही रखेंगे क्योंकि इस वर्ब टू बी के पहले जो सब्जेक्ट है वो अपने सब्जेक्टिव केस में है। वैसे इट का ऑब्जेक्टिव केस भी इट ही होता है, इसलिए हमें कन्फ्यूजन क्रिएट होता है हमें। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे भाई, इट इज हम यहाँ सब्जेक्टिव केस मान करके इट इज के बाद हम देखेंगे यहाँ सब्जेक्टिव केस होना चाहिए, वर्ब टू बी के बाद भी सब्जेक्टिव केस होना चाहिए। ये जो ग्रामर का रूल है उसके अकॉर्डिंग ऐसा है कि वर्ब टू बी के
पश्चात अगर कोई प्रोनाउन आपको रखना है तो उसका केस वही रखना है जो वर्ब टू बी के पहले जो सब्जेक्ट आपने जिसको बनाया वो जिस केस में है उसी केस में होना चाहिए। जैसे तीसरे सेंटेंस देखिए, दिस है, दिस भी हमारा एक प्रोनाउन है यहाँ पे। दिस इज ये सब्जेक्टिव केस में, सब्जेक्ट जगह पर सब्जेक्टिव केस में दिस इज सी होना चाहिए। लेकिन यहाँ पे कुछ जो है मतलब कुछ विद्वान इसको जो है ऑब्जेक्टिव केस का भी प्रयोग करते हैं। तो इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब ये हुआ कि अगर इट इज के बाद यानी वर्ब टू बी के बाद जो आने वाला प्रोनाउन है, हमारे एग्जाम में ज़्यादातर आता है कि भाई सब्जेक्टिव केस में से रखना है, सब्जेक्टिव केस से लेकर के क्वेश्चन आते हैं। लेकिन आजकल ये प्रयोग जो है वो सामान्य हो चला है कि इसके बाद ऑब्जेक्टिव केस भी रख लेते हैं। तो हमारी समस्या तो ये हो गई कि एग्जाम में अगर ये क्वेश्चन आता है तो हम यहाँ क्या प्रयोग करेंगे कि भाई सब्जेक्टिव लगाएंगे ऑब्जेक्टिव लगाएंगे। तो हमारे एग्जाम में क्वेश्चन यहाँ से ना करके इसका जो अगला वाला रूल है उससे संबंधित क्वेश्चन आते हैं। इसका मतलब ये हुआ कि अगर हमारा सेंटेंस यहीं पे ख़त्म हो जाता है, वर्ब टू बी के बाद एक प्रोनाउन आकर के सेंटेंस ख़त्म हो जाता है, तो हम इस प्रोनाउन का कोई भी सब्जेक्टिव केस या ऑब्जेक्टिव केस इनमें से कोई भी रूप में प्रयोग कर सकते हैं। लेकिन यदि इस प्रोनाउन के बाद एक जो है एक और क्लाज आ जाए, तो इसके पहले एक कंजंक्शन जुड़ जाए हु या विच, ये जुड़ करके एक नई क्लाज आ जाए, नई क्लाज का निर्माण हो जाए, तो क्या होगा, अब उसमें भी सब्जेक्ट, ये सब्जेक्ट बन जाएगा, आगे उसकी वर्ब आएगी। तो अगर इसके बाद एक क्या आ जाती है, हु विच या दैट करके जो आ जाता है, एक क्लाज आ जाए हमारा हु विच या दैट करके एक क्लाज आ जाए, तो हम क्या करेंगे, तब हम इस वाले को यानी यही प्रोनाउन जिसकी हम बात कर रहे हैं किसी सब्जेक्टिव और ऑब्जेक्टिव दोनों में रख सकते हैं, तब उस केस में हम इसे सब्जेक्टिव केस में ही रखेंगे, उस केस में ऑब्जेक्टिव केस नहीं रख सकते हैं। तो क्लियरिटी आ गई हमारी। यहाँ क्लियरिटी क्या है, क्लियरिटी ये रही कि भाई अब एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जा सकता है। जब बात अगर यहीं तक होती कि वर्ब टू बी के बाद जो प्रोनाउन आ रहा है वो सब्जेक्टिव होगा या ऑब्जेक्टिव केस में होगा, तब हमने बात किया कि ये सब्जेक्टिव भी हो सकता है ऑब्जेक्टिव भी हो सकता है। जब सेंटेंस यहीं ख़त्म हो जा रहा था तो ये दोनों रूप में हो सकता है। लेकिन अभी तब तो क्लियरिटी ही नहीं थी, तो एग्जाम में क्वेश्चन बन ही नहीं सकता इससे कि भाई चूंकि सब्जेक्टिव या ऑब्जेक्टिव दोनों लग सकता है तो एग्जाम में क्वेश्चन पूछा ही नहीं जा सकता है। लेकिन अब बात ये हुई कि अगर इसके बाद एक रिलेटिव प्रोनाउन आ जाए, रिलेटिव प्रोनाउन आ जाए हु या विच या दैट, ये एक प्रोनाउन आ जाए हमारा रिलेटिव प्रोनाउन, तो हम क्या करेंगे, तब यहाँ क्लियरिटी आ गई कि अब इसे यहाँ पे हमें सब्जेक्टिव केस वाला ही प्रयोग करना है, ऑब्जेक्टिव केस नहीं लेना है। तो एग्जाम में जो क्वेश्चन पूछे जाते हैं इसी से संबंधित क्वेश्चन पूछे जाते हैं कि भाई आपको क्या किया जाएगा। जैसे ये सेंटेंस देख रहे हैं, इट वाज ही ना करके यहाँ हिम दे देगा, ऑब्जेक्टिव केस दे देगा, इट वाज हिम। आप देखेंगे कि भाई एक वर्ब आई है, वर्ब के बाद अगर प्रोनाउन प्रयोग होता है तो वो क्या हो जाएगा, वो हमेशा ऑब्जेक्टिव केस में रहता है। अगर आपने ये रूल को ध्यान में रखा तो आप इसे ऑब्जेक्टिव केस सही मान लेंगे कि हिम सही लगना चाहिए। लेकिन यहाँ पे हमने बात की वर्ब टू भी हो, इज एम आर वाज वर हो, तो क्या होगा, अगर एक नई क्लास आ रही है हु या विच या दैट से, तो यहाँ वाला जो प्रोनाउन है वर्ब टू बी के बाद जो प्रोनाउन आया है ये सब्जेक्टिव केस में होगा ना कि ऑब्जेक्टिव केस में। तो इसी से संबंधित एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो यहाँ क्या होगा, इट वाज ही हु वाज रियली गिल्टी, और यहाँ पे इट इज ही हु इज टू ब्लेम, यहाँ पे भी देखिए हु लग गया, तो अब ये सब्जेक्टिव केस में रहेगा ना कि ऑब्जेक्टिव केस में। अच्छा, हमने कल जो इसके पिछले वाले रूल में पढ़ा था तो हमने इट का प्रयोग पढ़ा था और इट को बताया था कि इट का कोई मतलब, ऐसे सेंटेंस में इट का कोई मतलब नहीं होता है। तो यहाँ पे अगर हम इसका अर्थ निकालें, इट इज ही कहें या इट इज हिम कहें, अगर इसका हम अर्थ निकालें तो क्या है, ये कब बोला गया होगा। मान लीजिए आप किसी के यहाँ जाते हैं और किसी का दरवाज़ा खटखटाते हैं और वो बोलता है भाई कौन है, तो आप यही बोलेंगे मैं हूँ। तो क्या बोलेंगे, मैं हूँ। तो मैं हूँ देखिए बोल रहे हैं आप, सीधे अपने आप को इंट्रोड्यूस कर रहे हैं, मैं हूँ, तो उसी केस का ये है, ये इसका मतलब क्या है, मैं हूँ। इट इज आई बोलेंगे, इट इज आई, तो इट का यहाँ कोई मतलब नहीं हो, देखिए मैं हूँ इसका मतलब आई हो गया, और इसका मतलब अगर आप डायरेक्ट ऐसे सीधे लिखते तो आई एम बोलते, आई एम ऐसा कुछ बोला नहीं जाता, आई एम।
क्योंकि यहाँ पे देखिए क्या है कि यहाँ पे ये हमारी जो पूरी बात रहेगी अधूरी रह गई। आई एम, जैसे आप बताना चाहते हैं आई एम, मैं हूँ, तो बताना पड़ेगा आपको क्या है, ठीक है ना। लेकिन यहाँ पे हम इसको मैं इतना ही सेंस देना चाहता हूँ मैं हूँ, तो हम क्या कहेंगे, तब हम सब्जेक्ट को इट बना लेते हैं, इट इज। इट के हिसाब से ये एम ना हो करके इज हो गया और आई हो गया। तुमने क्या कह दिया, मैं हूँ। ऐसे जैसे दिस इज हर, दिस इज हर यानी यह, जैसे हम कह रहे हैं यह वह है। दिस इज सी, यानी हमने इंट्रोड्यूस कराया, देखिए इसके माध्यम से हम इंट्रोड्यूस कराते हैं, दिस के माध्यम से, यह वह है। ऐसे ही है वह है, जैसे हम कह रहे हैं वह है, इसका मतलब है वह है। और हमने लास्ट वाले जो वीडियो में देखा था, तो हमने देखा था क्या, ये वाला जो स्ट्रक्चर आता है, ये आता है इस वाले प्रोनाउन पे इम्फेसाइज करने के लिए, इस पे जोर देने के लिए। जैसे मैं कह रहा हूँ वह ही है, इसका मतलब पढ़ेंगे आप, अगर ज़्यादा जोर देना चाहते तो पढ़ेंगे वह ही था, जो क्या, जो वास्तव रूप में दोषी था, जो वास्तव रूप में दोषी था। ऐसे यहाँ पे क्या है, इट इज ही, यानी वह ही है, वह ही है यानी वही है, कह लो वही है। हु इज टू ब्लेम, जिसे ब्लेम किया जाने वाला है वही है, यानी जो अपराधी है जिसको ब्लेम करने वाले हैं वही है। तो ऐसे सेंटेंसेस में ये भाव देने का प्रयास किया जाता है। इसी प्रकार से हम अगला, इसी से संबंधित अगला रूल देखते हैं। अगला रूल में क्या कहा जा रहा है कि यदि वर्ब टू बी के बाद, वर्ब टू बी के पहले, वर्ब टू बी, देखिए यहाँ पे हमने इस सेंटेंस में जो वर्ब टू बी है वो डायरेक्ट बी के रूप में आ रहा है। क्यों आ रहा है, क्योंकि इसमें ये एक इन्फिनिटिव के रूप में आया हुआ है। क्योंकि हम देख रहे हैं इस सेंटेंस की शुरुआत यहाँ से हुई आई नो, तो जो हमारी ये फाइनाइट वर्ब है वो एक फाइनाइट वर्ब आ चुकी है, तो उसी क्लास में दूसरी फाइनाइट वर्ब नहीं आ सकती है। अगर वो आनी है तो या तो जिरंड रूप में आए या इन्फिनिटिव रूप में आए। तो देखिए हमने ये इन्फिनिटिव रूप में लाया हुआ है, और हम जानते हैं प्रीपोजिशन टू के बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आती है, तो ना तो इज आया, ना एम, ना आर, ना वाज, ना बर, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म हमने लाई, यहाँ पे जो बेसिक फॉर्म है वो लाई। तो ये क्या बन गया, देखिए ये हमारा एक इन्फिनिटिव रूप बन गया। तो वर्ब टू भी आ चुकी है देखिए इसमें, इस सेंटेंस में, जो कि इन्फिनिटिव रूप में आई है। तो अब इसी संबंध में बात कर रहे हैं, अगर किसी सेंटेंस में वर्ब टू भी आ जाए और उसके पहले आने वाला नाउन या प्रोनाउन, तो देखिए यहाँ नाउन आया है, तो यहाँ नाउन आया, यहाँ देखिए यहाँ प्रोनाउन आया है, ये वर्ब टू भी है, इसके पहले ये प्रोनाउन आया है। हमने यहाँ बात कर रहे हैं, अगर वर्ब टू बी के पहले आने वाला जो नाउन है या प्रोनाउन है, अगर वो ऑब्जेक्टिव केस में है, तो इसके बाद आने वाला जो नाउन या प्रोनाउन रहेगा वो भी ऑब्जेक्टिव केस में होना चाहिए, नॉमिनेटिव केस में नहीं होना चाहिए। ये हम इससे संबंधित इसी के पार्ट के रूप में तीसरा पार्ट पढ़ रहे हैं इसका, कि वर्ब टू बी आए, वर्ब टू बी के पहले देख लेंगे जो सब्जेक्ट जो आया हुआ है, यानी जो नाउन या प्रोनाउन प्रयोग हुआ है वो किस केस में है। अगर सब्जेक्टिव केस में है तो इसके बाद भी जो नाउन या प्रोनाउन आएगा उसे हम सब्जेक्टिव केस में रखेंगे। अगर वो ऑब्जेक्टिव केस में है तो हम इसे भी ऑब्जेक्टिव केस में रखेंगे, सब्जेक्टिव केस में नहीं रख सकते। जैसे यहाँ देखिए, ये हम कैसे जाने कि ऑब्जेक्टिव केस में, चूंकि यहाँ पे जो हमारी ये फाइनाइट वर्ब नो है, नो का ये ऑब्जेक्ट है, क्योंकि हमारी ये ट्रांजिटिव वर्ब है, जो फाइनाइट वर्ब है हमारी ये ट्रांजिटिव वर्ब है, इसको ऑब्जेक्ट चाहिए था। आई नो द मैन, यानी मैं उस आदमी को जानता हूँ, मैं उस आदमी को जानता हूँ, तो इसकी ये ऑब्जेक्ट होगी। और ऑब्जेक्ट क्या होता है, ऑब्जेक्ट की जगह पे है, ये नाउन है। अगर इसी जगह हम प्रोनाउन प्रयोग करना चाहते तो मैन की जगह क्या प्रयोग करते, क्योंकि हिम प्रयोग करते, तो यहाँ तो नाउन प्रयोग हुआ है। अब इसी नाउन के लिए ही हम क्या प्रयोग कर रहे हैं, इसके बाद आने वाला जो प्रोनाउन देखिए इसी के हिसाब से प्रयोग कर रहे हैं, क्योंकि नाउन के लिए मतलब ये जो नाउन है ही, इसके लिए हम थर्ड पर्सन का ही लगाते, लेकिन ऑब्जेक्टिव केस में अगर यहाँ लगाना होता हिम लगाते। तो वही हमने बात की, ये ऑब्जेक्ट की जगह पे है, तो इसके बाद आने वाला जो यहाँ प्रोनाउन है वर्ब टू बी के बाद, वो भी क्या होना चाहिए हमारा, ऑब्जेक्टिव केस में होना चाहिए, तो हिम लगाया इसी के हिसाब से। तो ये हम देख लेंगे, जैसे आई अगले में है आई गेस्ट द वुमेन, यहाँ टू बी के पहले ये नाउन है जो कि ऑब्जेक्ट के स्थान पे है, इसलिए ऑब्जेक्टिव केस में है। तो इसके बाद आने वाले वर्ब टू बी के बाद आने वाला भी जो हमारा प्रोनाउन होगा ये क्या होगा, ये ऑब्जेक्टिव केस में होगा। आई गेस्ट द वुमेन टू बी हर। ऐसे आई न्यू इट, मैं इसे जानता हूँ, टू बी हर, देखिए ये हर,
ऐसे वी थॉट द एक्ट्रेस टू बी हर। यहाँ पे देखिए नाउन है, इसी नाउन के लिए जो लग रहा है, देखिए ये क्या लग रहा है, ऑब्जेक्टिव केस लगेगा, चूंकि ऑब्जेक्ट के स्थान पे ऐसे आई फाउंड इट टू बी हिम। यहाँ पे अगर इनके अर्थ की बात करें, आई नो द मैन, मैं उस आदमी को जानता हूँ, टू बी हिम, टू बी मतलब होता है होना, होना और उसे होने की, जैसे मैं उस आदमी को वह उसे होने के लिए जानता हूँ, उसे होने के लिए क्या मतलब, ये सेंटेंस कब बोला जाएगा। मान लीजिए आप एक आदमी को जानते हैं, एक आदमी को जानते हैं, वो काफ़ी दिन से दिखा नहीं गाँव में, अब बहुत दिन बाद आया है, तो उसके पास जो क्वालिटी थी या जो कुछ भी था, लोग उसे पहचान नहीं रहे हैं, और आपने उसकी वो क्वालिटी देख करके पहचान ली कि भाई ये क्वालिटी इसी बंदे के पास थी, इसके लिए ये जाना जाता है। तो आप क्या कहेंगे, आप कहेंगे या वही आदमी है। क्यों कहेंगे, क्योंकि आपने उसको उसकी क्वालिटी से जाना। यानी अब यहाँ कह सकते हैं मैं उस आदमी को जानता हूँ टू बी होने के लिए, यानी उसे होने के लिए, उसे क्या होने के लिए, मतलब वो वही व्यक्ति है, ये जान दो। कुल मिला कहने का मतलब है आई नो द मैन टू बी हिम, यानी यह वही व्यक्ति, हम कहना चाहते हैं मैं जानता हूँ कि यह वही व्यक्ति है, यानी आपने रिकॉग्नाइज किया टू बी, यानी उसे होने के लिए। देखिए हम क्या कह रहे हैं यहाँ, मैं उस आदमी को उसे होने के लिए जानता हूँ, टू बी मतलब होना, और होना क्या, वह होना, हिम होना, यानी वह होने के लिए जानता हूँ मैं, यानी यह व्यक्ति वही है जिसे हम मतलब जिसकी हम सोच रहे थे कि ये व्यक्ति, जिसके बारे में हम सोच रहे थे कि ये वही व्यक्ति है, उसे होने के लिए मैं जानता हूँ। ऐसे ही आई गेस द वुमेन टू बी हर, हमने एक औरत देखी, मान लीजिए हमने एक औरत देखी और हमने अनुमान लगाया कि भाई ये वही औरत है जो हमने कुछ दिन पहले देखी थी, तो यही हम कहेंगे अब आई गेस द वुमेन टू बी हर, यानी वह होने के लिए हम उस वुमेन को जानते हैं। तो ये जब सेंस देना होता है तो इस प्रकार का सेंटेंस लिखा जाता है। तो हमने यहाँ पे, हमें तो यहाँ पे क्या करना है, हमें एग्जाम में इस पे जो गलतियाँ आती हैं उसे देखना है। गलतियाँ कहाँ आएंगी, गलतियाँ यहीं पे आएंगी भाई, ये हिम ना हो करके ही हो जाएगा, ऐसे वर्ब टू बी के बाद आ रहा है, ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा हमारा सी हो जाएगा, तो ये गलत रहेगा यहाँ पे। तो आज हमने प्रोनाउन से संबंधित 12वां रूल देख लिया है जो पर्सनल प्रोनाउन से संबंधित है। अगले पार्ट में हम जो है एक और रूल देखेंगे इससे संबंधित, उसके बाद जो है हम अगला अपना जो प्रकार है पोजेसिव प्रोनाउन उस पर जो है बात करेंगे। तो आज यहीं तक रखते हैं।